क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड्स एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू इन पर्सनल लॉ केसेस। सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है ना कि एक बंच ऑफ केसेस पहुंचे। बंच ऑफ केसेस मतलब कुछ केसेस ऐसे थे जो पर्सनल लॉ के साथ में डील कर रहे थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे ना, तो अभी आपको पता होगा कि जस्टिस यू ललित जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 5 और मोर जजेस की होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर हम लोग बात करें तो 5 और मोर जजेस इसके अंदर होने चाहिए। पहले भी हम लोगों ने देख लिया था। बेंच का मतलब क्या होता है, बेंच जो है वो जजेस को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, जजेस को डिनोट करती है। और इसी की तरह एक बार होता है। बार किसको, लॉयर्स को या फिर एडवोकेट्स को डिनोट करता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके पास में होनी चाहिए। एनएचआरसी क्या है यहाँ पे, एनएचआरसी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सिमिलर ही एक और कमीशन है, इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और एक कमीशन की बात की है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की यहाँ पे बात की गई है। इन तीनों को साथ ही साथ जोड़ा गया है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी पिटीशन आई है उसके अंदर। अब पिटीशन किस चीज पे आई है ये हम लोग जान लेते हैं। पिटीशन किस चीज पे आई है, ये आई है एक तो पॉलीगैमी के ऊपर, पॉलीगैमी के ऊपर, और एक हलाला। ये दो चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस हुआ नहीं है, अभी तो साथ ही साथ इनको जोड़ने की बात की गई है। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को जोड़ने की बात की गई है। अभी तक कुछ भी डिसाइड यहां पे हुआ नहीं है। तो समझ लेते हैं सबसे पहले पॉलीगेमी क्या होता है। पॉलीगेमी क्या होता है, अगर एक से ज्यादा स्पाउस हो, अगर एक से ज्यादा स्पाउस हो, अगर एक स्पाउस हो मतलब एक लड़की है तो उसका एक हस्बैंड, अगर लड़का है तो उसकी एक वाइफ। अगर एक स्पाउस हो तो ये होता है मोनोगेमी। दो स्पाउस हो तो ये होता है, दो अगर शादी कर लेता है कोई तो ये हो जाता है बाईगेमी। दो से ज्यादा अगर कोई शादी करता है तो ये हो जाता है पॉलीगेमी। तो आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर अप टू 4 वाइफ्स जो है एक पर्टिकुलर हस्बैंड की हो सकती है। तो इसके ऊपर डिसाइड करना होगा कि क्या यहां पे पॉलीगेमी अलाउड है। थोड़ा दिखने में तकलीफ हो रही होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे। क्या अलाउड है पॉलीगेमी, इसके ऊपर चर्चा होगी। और दूसरा हलाला क्या होता है कि एक बार अगर हस्बैंड जो है वाइफ को तलाक दे देता है, उसके बाद में रीमैरिज अगर करनी होगी तो वाइफ जिसको तलाक दिया है, तो जो डाइवोर्स्ड वाइफ है उसे वापस से किसी और के साथ में मैरिज को कंज्यूम करवाना होगा। देन उसके बाद में सेकंड पर्सन को तलाक देने के बाद में फर्स्ट अपने हस्बैंड के पास में वो वापस आ जाएगी। तो इसके ऊपर अगर हमें देखना होगा तो हम लोग अलग से एक लंबा वीडियो देख सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना लास्ट कुछ टाइम के अंदर, 2-4 सालों के अंदर, कि लगभग सभी लोगों को हलाला का मतलब पता होगा। हलाला एक जो टर्म है ये प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव टर्म है। जैसे काफ़ी जो लोग होते हैं मैन ऑफ मोराल्स होते हैं, तो उनको डराने के लिए, उनके ऊपर एक ट्रिगर रखने के लिए कि देखो तुम गुस्से में आके तलाक मत दे देना वरना ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हलाला जो इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम लॉ के अंदर, ये बड़े ही पॉजिटिव नोट के अंदर किया गया था। बट जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके अंदर हम लोग हलाला के अंदर जो सेकंड पर्सन का इंटरवेंशन है, जो हलाला करवा रहा है, उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, इसलिए इसके ऊपर बात होगी। तो इन दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। कोई डेटा यहां पे नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई भी खास डेटा जो है यहां पे नहीं दिया गया है। और ये सारी चीजें कहां पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इसके सेक्शन 2 के अंदर क्लियर ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे दी गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार आर्टिकल को अच्छे से पढ़ें। हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास में दो एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू, दो जो कमीशन हमारे पास में आए हैं, इनके बारे में जान लेना ठीक है। एनएचआरसी क्या है हमने पहले ही देखा, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स
काफ़ी अच्छा कमीशन है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट हैं, उन सबके ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है। मोटो क्या है इसका? सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब मे ऑल बी हैप्पी। संस्कृत का श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसमें ही जो फर्स्ट लाइन है वो इनका मोटो है कि हर कोई हैप्पी हो जाए, हर कोई खुश हो जाए। कब बना है ये? 12 अक्टूबर 1993। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और ये आपको याद भी कर लेना है। 28 ईयर्स पहले बना है। चलिए, ऑपरेशनल जुरिस्डिक्शन क्या है? इंडिया का कमीशन है, तो इंडिया के अंदर ये हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। अगर कोई दिल्ली गया होगा, दिल्ली एम्स वगैरह गया होगा साउथ दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। एग्जैक्ट क्या है? फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 111001। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, ये चेयरपर्सन है। AK मिश्रा या अरुण कुमार मिश्रा, ये इसके चेयरपर्सन है, इसके हेड है। फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, काम क्या करती है NHRC। जैसे हम लोगों ने बात किया कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का है? तो बीच में NHRC कहां से आया? NHRC का आखिर क्या काम है? तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। प्रोएक्टिवली या फिर रिएक्टिवली, या तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को देखेंगे। कौन? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है तो इसके अंदर एक चीज याद करने की है, स्टेट मस्ट बी अ पार्टी। स्टेट मस्ट बी अ पार्टी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तब देखा जाएगा, और नेग्लिजेंस ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिशियल की तरफ से, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से ये वायलेशन होना चाहिए। विवेक जी राम राम। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकमेंड मेजर्स, ये रिकमेंड करता है मेजर्स को भी फॉर देयर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंड करेगा ये मेजर्स को। क्लियर है? Review the factors including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures. Remedial measures भी देगा, मतलब कुल मिला के रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो study treaties and other international instruments on human rights and make recommendation for their effective implementation. जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, ट्रीटीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक तरह से क्या होते हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा देश एग्री करता है। कुछ ट्रीटी का नाम बताइए। ICCPR, UDHR, ये सब क्या क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की फील्ड के अंदर रिसर्च करवाना। टू विजिट जेल एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स, जो जेल के अंदर कैदी रह रहे हैं उनकी कंडीशन को देखना। एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमॉन्ग वेरियस सेक्शंस, एजुकेशन अमॉन्ग human rights education among various sections of society and promote awareness of the safeguard available for the protection of these rights through publication, the media, seminars and other available means। मतलब मीडिया, सेमिनार, इन सब के थ्रू क्या करना होगा कि आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी वालों को बताना होगा कि आखिर ह्यूमन राइट होता क्या है। ठीक है। एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ NGO एंड इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉलंटली। NGO वगैरह जो काम करते हैं ना, उनके एफर्ट्स को एनकरेज करना होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ही ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। ठीक है। एक तो ये जो वर्ड है ना NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? इसका कारण है। क्या कारण है ना कि किसी भी चीज को आप नॉन गवर्नमेंटल, मैं भी तो एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन हूं, तो क्या मुझे नॉन गवर्नमेंटल पर्सन कहा जाता है? नहीं। काफी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल ही हैं, गैर सरकारी ही हैं। तो NGO एक नाम अच्छा नहीं है, बस यही है कि कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा तो शायद इन्होंने NGO रख दिया, और बहुत पॉपुलर भी हो गया। NGO जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर है, पर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर ये टर्म जो है ये अच्छा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल है तो क्या आप उसे नॉन मेल कहेंगे कि वो ऐसा जेंडर जो कि मेल नहीं है, नॉन मेल? तो कितना ये डेरोगेटरी लगता है ना। तो फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है, प्राइवेट अलग होते हैं, पब्लिक अलग होते हैं। तो इसी तरह से कोई अलग से नाम होना चाहिए। जैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये एक अच्छा नाम है। ठीक है।
बट एनजीओ जो है पर्टिकुलरली अच्छे नाम नहीं लगते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नाम सामने आया तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। चलिए, कंसिडरिंग द नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए उसे कंसिडर करना, रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। जब भी क्या कहते हैं यहाँ पे इंक्वायरी होती है ना, तो उन्हें कुछ कागजों की जरूरत पड़ती है, तो वो कागज कोर्ट से मांगना, कोर्ट से उन चीजों को लेना, ताकि अपनी इंक्वायरी को वो अच्छे से कर सकें। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा एनसीडब्ल्यू, ठीक है। एनसीडब्ल्यू के बारे में 4 चीजें। कब बना है? 1992, 1993 में एनएचआरसी था और 1992 में एनसीडब्ल्यू बना। जुरिस्डिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। और कमीशन के एग्जीक्यूटिव, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी आपके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, रेखा शर्मा नाम है। क्या नाम है? रेखा शर्मा। ये चेयरपर्सन है। क्लियर? रेखा शर्मा चेयरपर्सन है, ये नाम आपको याद रखना है।